आतिक हुसैन फ्रॉम एलयू अपडेट। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। मनी इज़ क्वेश्चन नंबर 1, मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी इज़ व्हाट मनी डज एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत फेमस ये लाइन है, चैप्टर जो आप लोगों ने क्लास 11th या 12th में पढ़ा है जो मनी, तो उसमें ये बहुत फेमस कोट है, मनी इज़ व्हाट मनी डज। तो किस बंदे ने ये बात बोली है? द आंसर वुड बी वॉल्कर। ठीक है, मनी इज़ व्हाट मनी डज इज सेड बाय वॉल्कर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज यू ऑल हैव वेरी लेस टाइम, सो बहुत ज़्यादा डीप फालतू की बात नहीं करेंगे, बस काम की बात होगी और वीडियो को शॉर्ट रखना ज़्यादा चाहेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू। वैल्यू ऑफ मनी एग्जैक्टली क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी का मतलब अगर हम देखें तो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर को हम देख रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जर्नल परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ द वैल्यू ऑफ मनी। आंसर वुड बी 2 का बी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी इन नॉर्मल सेंस इट इंक्लूड्स। मनी में क्या एग्जैक्टली आता है? तो मनी इंक्लूड करेंसी, बट मनी करेंसी है ए, बट मनी इंक्लूड द करेंसी एज वेल एज द डिमांड डिपॉजिट। सो बी होगा, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट एग्जैक्टली सही। कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी है नॉर्मल सेंस में अगर हम बात करते हैं उसमें करेंसी आता है और डिमांड डिपॉजिट आता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 4, नियरनेस ऑफ मनी और नियरनेस ऑफ नियर मनी डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी, दैट इज़ लीगैलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, वैलिडिटी या लिक्विडिटी। सो सिंपल सा नियर मनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो इजीली कन्वर्टेबल मनी होता है, जो आसानी से कन्वर्ट हो जाए कैश में। ठीक है, तो नियर मनी अगर इजीली कन्वर्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आंसर वुड बी डी, लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नियर मनी डिपेंड्स ऑन, nearness of money depends on liquidity. Question number 5, the relationship between value of money and the journal price level. तो journal price level और value of money, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जर्नल प्राइस लेवल किसी चीज़ का 10 रुपये था फॉर एग्ज़ाम्पल, और एकदम ही से 10 से वो कोई गुड की वैल्यू हो जा रही है, प्राइस हाइक हो जा रहा है, इन्फ्लेशन हो जा रहा है, वही चीज़ 15 रुपये की हो गई। तो जो हम पहले 10 रुपये के नोट में सामान ख़रीद लेते थे, अब वो हम उसके लिए हमें 15 रुपये पे करना पड़ेंगे। तो 10 रुपये की जो वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू यानी कि परचेजिंग पावर जो थी वो घट जाएगी। तो इट शोज़ दैट कि वैल्यू ऑफ मनी और जर्नल प्राइस लेवल में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू ऑफ मनी जो होती है घट जाती है। सो इट शोज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, मनी इज स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट, द फंक्शन ऑफ मनी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ विच। तो आप लोग ने पढ़ा है, हम लोग ने सबने, कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन होते हैं मनी के। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये मनी इज स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, इसको मैंने शीट में कवर किया है, चलते हैं वहाँ से देखते हैं। सो फंक्शंस ऑफ मनी में प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शंस आते हैं। प्राइमरी फंक्शन, अगर हम प्राइमरी फंक्शंस को देखें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू आता है। ठीक है, एमएम। और if we talk about secondary function, it includes standard of deferred payment, store of value, transfer of value. Contingent function includes maximization of utility, employment of factor input, distribution of national income और basis of credit system. ठीक है, आई होप के ये चीज़ें प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट फंक्शन और मनी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब मेन क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया एग्जैक्टली, money is standard for deferred payments, the function of money comes in the category of secondary function। अभी बोला था कि स्टैंडर्ड फंक्शन किस, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, तो सेकेंडरी फंक्शंस का पार्ट बनता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये देखिए, सेकेंडरी फंक्शन इंक्लूड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। Let's move towards question number 7. 1 rupee note in India is issued by Reserve Bank of India, State Bank of India, Ministry of Finance, Government of India या none of these। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है इस तरीके का क्वेश्चन। तो 1 रुपी का नोट की अगर हम बात करें तो 1 रुपी का नोट जो इशू करा जाता है, वो कौन इशू करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपी का नोट इशू करती है। क्वेश्चन नंबर 8, मनी इज़ द पाइवेट अराउंड विच
विच द होल ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस क्लस्टर्स। तो ये बात किसने कही है, हुज स्टेटमेंट इज़ दिस। तो मार्शल ही ने ये बात कही है कि मनी इज़ द पाइवेट अराउंड विच द होल ऑफ इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। ठीक है, रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये मार्शल ने बोला है कि मनी इज़ द पाइवेट अराउंड विच द होल ऑफ द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, फंक्शंस ऑफ मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो ये तो सारे फंक्शंस होते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू या मेजर ऑफ वैल्यू तो प्राइमरी का पार्ट है। स्टोरेज ऑफ वैल्यू जो है वो है सेकेंडरी का पार्ट। तो फाइनली ये तीनों ही फंक्शन हैं मनी के। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, द प्रोपाउंडर ऑफ दिस स्टेटमेंट वॉज होम। तो इस कंसेप्ट को मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। तो ये बात जो कही थी थॉमस ग्रेशम्स ने कहा था, ग्रेशम्स लॉ कहता है इट स्टेट्स बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, मीनिंग व्हेन टू टाइप्स ऑफ करेंसीज या करेंसी आर यूज इन द सर्कुलेशन टुगेदर द बैड मनी इज़ नेचुरली स्पेंड फर्स्ट। बैड मनी को पहले खर्च करा जाता है एंड द गुड मनी केप्ट आफ्टर दैट। ठीक है, तो ये बात एग्जैक्टली किसने कही थी, तो थॉमस ग्रेशम ने इस बात को कहा था। तो क्या एग्जैक्टली था क्वेश्चन में कि बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, द प्रोपाउंडर ऑफ दिस स्टेटमेंट, या ग्रेशम्स लॉ भी बोलते हैं, या थॉमस ग्रेशम ने ये बात कही है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया है आपको क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ करेंसी इज। वैल्यू ऑफ करेंसी इज क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात कर रहा है, कौन सी थ्योरी डिटरमाइन करती है वैल्यू ऑफ करेंसी। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मनी थ्योरी, क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल ऑफ मनी, बी और सी ये ऑप्शन है, और सी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल ऑफ मनी। ठीक है, कौन सी थ्योरी डिटरमाइन करती है वैल्यू ऑफ करेंसी को, वैल्यू ऑफ करेंसी को कौन सी थ्योरी डिटरमाइन करती है, वैल्यू क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल ऑफ मनी डिफाइंस द वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, विच क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज मोस्ट पेरिशेबल। तो लेबर को सबसे ज़्यादा पेरिशेबल माना जाता है। अगर बंदे ने एक दिन, एक लेबर है, अगर वो लेबर नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका जो लेबरर है, यानी कि बेसिकली उसका जो मजदूरी है, उसका जो डे का वर्क है वो पेरिश हो जाएगा, वो कभी नहीं लौट के आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अभी ये सारे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, कंसेप्ट हैं, उसको भी डिफाइन कर देंगे, बता देंगे। इन्फ्लेशन विल बेनिफिट्स द मोस्ट। इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा किसको हेल्प करता है और किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट क्लास, कंज्यूमर क्लास, सैलरीड क्लास, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर अगर हम बताएं तो एग्जैक्टली होता है मर्चेंट क्लास। देखिए, मर्चेंट क्लास का क्या होता है कि मान लीजिए जैसे एक बिजनेसमैन है, मर्चेंट क्लास इंक्लूड द बिजनेसमैन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर, इंटरप्रेन्योर्स। तो इंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्फ्लेशनरी का जो पीरियड होता है, इन्फ्लेशन पीरियड, वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है, क्योंकि राइस जर्नल हाइक होता है प्राइजेस में। सारी कंट्री के में जैसे कमोडिटीज़ होती हैं तो जर्नल हाइक होता है ना प्राइजेस का। तो बिजनेसमैन के जो बिज़नेस के प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी प्राइजेस हाइक होता है। ठीक है, और तेज़ी से हाइक होता है, बट उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं हाइक होता है। समझ में आ रही बात। तो कहीं ना कहीं मर्चेंट्स को इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज़ इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जो नॉर्मली वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और डिसएडवांटेजेस होता है सैलरीड पर्सन के लिए, फिक्स इनकम ग्रुप के लिए। फिक्स इनकम ग्रुप की तो फिक्स ही सैलरी रहती है, फिक्स इनकम रहती है, तो इन्फ्लेशन को बेयर करने के लिए, फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नरिशमन कमिटी इज़ रिलेटेड टू, नरिशमन कमेटी इज़ रिलेटेड टू, सिंपल सा बैंक से रिलेटेड कमेटी बनाई गई थी ये। समझ में आ रही बात। और इंश्योरेंस, यूनियन बैंक और एचआरएम दिया हुआ है। नरिशमन कमेटी के बारे में आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे भी डीप में। तो ये कमेटी किससे रिलेट करती है, बैंक से। बैंक्स ऑफ बैंक्स या बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकर्स बैंक या बैंक्स ऑफ बैंक इंडिया में कौन है, बैंकों का बैंक कौन है सबसे इंडिया में अपने, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द बैंकर्स ऑफ द बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अ साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी, अ साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी
ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑर्डिनरीली इंटेल्स इन इट। जो एक साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। वेलफेयर ऑफ पीपल, ये तो होना चाहिए। ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम, ये बात भी ठीक लग रही है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्या एग्जैक्टली था हिंदी में और बता देते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं एक गुड, एक साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की कैसी होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। तो वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए होना चाहिए। कुछ इस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि कंट्री का जीडीपी बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात करता है, आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने एलियो अपडेट में जो क्लासेस अपलोड करी हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही उसी से देखिए क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट चांसेस हैं कि आपको एग्ज़ाम में मिले। आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश इन 1935, सिंपल सा देख ले रहे हैं, ठीक है। 1935 में सबसे पहले आरबीआई को बनाया गया था। मैंने पूरा हिस्ट्री ऑफ आरबीआई डिस्कस करी थी, किस कैसे आया था, क्या है पूरा, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन से रिलेटेड, मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन याद नहीं आ रहा उसका, ठीक है। 1935 में बस बना था और 1949 1 जनवरी को उसको नेशनलाइज करा गया था, हिल्टन कमीशन, हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बात कर लेते हैं। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट किसको कहा जाता है। हम लोग ने ये फीचर पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो आरबीआई जो होता है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है। आरबीआई इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, याद रहेगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर होता है सबसे। अगर मान लीजिए जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, मान लीजिए कमर्शियल बैंक है और वो डूब रहा है, परेशान हो रहा है और उसको पे आउट करना है, उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, असेट्स कम हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, और तमाम और जो अदर बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक कंट्री में वो उसको लोन नहीं दे रहे, तो वो आखिरी में किसका दरवाज़ा खटखटाने जाएगा, वो जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई लेंडर है, आखिरी में लेंड करता है सबसे ज़्यादा, मतलब लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी वक्त में काम आ सकता है। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इज़ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रही बात। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, द सिस्टम ऑफ नोट इशू अडॉप्टेड बाय आरबीआई इज़। आरबीआई जो नोट इशू करता है कंट्री में वो मिनिमम रिजर्व मेथड के अकॉर्डिंग करता है, मिनिमम रिजर्व मेथड, ठीक है। द सिस्टम ऑफ नोट इशू अडॉप्टेड बाय आरबीआई इस मिनिमम रिजर्व मेथड से करता है। ये मैंने क्वेश्चन इस तरीके का ऑलरेडी एलियो अपडेट जो अपना ऐप है उसमें मैंने जब क्लास रिकॉर्ड किया था आरबीआई से रिलेटेड, उसमें डिस्कस किया उसका लॉजिक ज़्यादा पूरा, ठीक है। अभी तो टाइम नहीं है पूरे लॉजिक को डिस्कस करने के लिए, बट सिंपल सा नाम से ही सजेस्ट हो रहा था कि याद भी रखने वाली बात है, कंट्री में जो नोट इशू है आरबीआई ने अडॉप्ट जो किया है वो कौन सा, प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड, मिनिमम रिजर्व मेथड, पार्टली प्रमोशनल या पार्टली मिनिमम। सो द आंसर क्या होगा, मिनिमम रिजर्व मेथड ही है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, विच डॉक्यूमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी नॉर्म्स में जो केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, तो केवाईसी नॉर्म्स में कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं का मतलब कंसिडर करा जाता है। जैसे हम बैंक वैंक जाते हैं तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी लगता है, जैसे मान लीजिए डीमैट ही अकाउंट हम खुला रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरा लगता है, लग सकता है, मतलब डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड भी लग सकता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये सारे मतलब जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे आईटीआर भी जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक डी पॉइंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई भी केवाईसी नॉर्म से रिलेशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात, सिंपल सा था क्वेश्चन। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मनी से रिलेटेड है पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी है, वो पॉलिसी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मनी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, एसबीआई, और बी भी ऑप्शन है आरबीआई होना चाहिए, और इसका आंसर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है कौन प्रिपेयर करता है और कौन डिक्लेयर करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड बैंक रेट पॉलिसी, नो इट्स अ क्वांटिटेटिव, बैंक रेट पॉलिसी क्वांटिटेटिव है। आरबीआई का जो मेथड, आरबीआई का जो कंट्रोल फंक्शन है, क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, वो क्वांटिटेटिव है बैंक रेट पॉलिसी। और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी क्वांटिटेटिव है, बट क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, जो
क्रेडिट रैशनिंग वाला कंसेप्ट है वो है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, at which one of the following rate the central bank lends to bank against government securities? At which of the following rate, किस रेट पर central bank lend to bank against government securities? एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट, कौन से रेट पे सेंट्रल बैंक लेंड करता है, पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी? तो वो कौन सी रेट है? द बैंक रेट होगा, रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा, एसएलआर होगा, क्या होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफर्म में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देती है और उस लोन के बदले कोई सिक्योरिटी लेती है, ठीक है, समझ में आ रही बात, और लॉन्ग टर्म लोन दे रही है, तो उसके बदले सिक्योरिटी अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ले रही है कमर्शियल बैंक से, तो वो किस रेट पे देती है? तो वो उस रेट को रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है, रेपो रेट बोलते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। और अगर हम बात करें बैंक रेट के बारे में, बैंक रेट और रेपो बैंक रेट आप लोग को ये लगा होगा, बैंक रेट भी तो यही होता है एग्जैक्टली। बैंक रेट भी वही रेट होता है। बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक बट विदाउट टेकिंग द सिक्योरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है। यहाँ पर जहाँ पर बैंक रेट की बात करें, यहाँ पर हम आरबीआई शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है और उसके बदले में कोई भी वो नहीं लेता है, क्या चीज़ एग्जैक्टली, सिक्योरिटी नहीं लेता है। समझ में आ रही बात? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज ऑन विच डे? जनवरी 1 1949, जनवरी 26 1950, जनवरी 1 1956। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज 1 जनवरी 1949 को करा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेपो रेट क्या होता है, फिर पूछ लिया इन्होंने क्वेश्चन। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच बैंक टेक मनी फ्रॉम आरबीआई। नो, ये तो रिवर्स रेपो रेट होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, समझ में आ रही बात? रेपो रेट एग्जैक्टली क्या होता है, जो अभी हम लोग ने पढ़ा, आरबीआई बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई और आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम बैंक, गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई, मनी इज टेकन बाय वन बैंक फ्रॉम द अनदर बैंक। सॉरी, क्वेश्चन नंबर वो पॉइंट नंबर ए को मैंने गलत बोल दिया। देखिए, रेपो रेट क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना कि आरबीआई लोन देता है किसी भी कमर्शियल बैंक को, तो पहला पॉइंट सही बोल रहे हैं कि बैंक लोन लेता है, किससे लेता है? आरबीआई से। बैंक टेक मनी फ्रॉम आरबीआई। सो रेपो रेट इज़ द रेट एट विच बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। या फिर इसको दूसरे सेंस में भी बोल सकते हैं, पहले ही ए पॉइंट को दूसरे सेंस में भी लिख सकते थे। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक, ठीक है, अदर कमर्शियल बैंक। या फिर इसी बात को ऐसे इन्होंने लिख दिया कि बैंक बोरो कर रही है मनी को, किससे? आरबीआई से, ठीक है, समझ में आ रही बात? और आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम बैंक, इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट, इट माइट बी रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, अगर हम रेट के बारे में बात करें। समझ में आ रही बात? बात करते हैं 27 के बारे में। सो विदाउट एनी कन्फ्यूजन, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच बैंक टेक्स मनी फ्रॉम द आरबीआई। 26 का ए है। 27, द ओल्ड नेम ऑफ विच बैंक वॉज इम्पीरियल बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट, कन्फर्म ऐसा क्वेश्चन रखा होगा अगर बैंक से रिलेटेड पूछ रहे हैं, किस बैंक को इम्पीरियल बैंक कहा जाता था? तो इम्पीरियल बैंक मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है ये सारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है, इसका पूरा मैंने टाइमलाइन बताई थी जब क्लास कराए थे, तो उसी पे बेस पे क्वेश्चन पूछा गया। और सबसे जो मैंने बहुत डिटेल में बताया था उसमें सबसे सिंपल सी बात पूछी है, ओल्ड नेम इम्पीरियल बैंक का क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक। 28 तो क्वेश्चन इसमें शीट में नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29, समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 29 टॉक्स अबाउट हु इज़ ऑथराइज टू इशू करेंसी इन इंडिया। सबसे इजी क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? हु इज़ ऑथराइज टू इशू करेंसी इन इंडिया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ ऑथराइज टू इशू करेंसी, ठीक है, समझ में आ रही बात? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरी अथॉरिटी है कंट्री में, वो नोट्स और करेंसी को, कॉइन्स को इशू करती है, और सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का नोट जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, इशू होता है। समझ में आ रही बात? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एग्जिम बैंक
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक है, किस तरीके का बैंक है, ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1982 वाली डेट आप लोग याद रखिएगा। ये असिस्ट करता है एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्टर्स को असिस्ट करता है, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बिज़नेस इससे जो इंटरनेशनल बिज़नेस होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये किस तरीके का बैंक है, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। एग्जिम बैंक इज़ अ नॉन बैंकिंग, आंसर वुड बी ए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, इट्स नॉट अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये एक शेड्यूल बैंक भी नहीं है जो शेड्यूल ऑफ आरबीआई में इंक्लूड हो, 7 शेड्यूल ऑफ आरबीआई। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं क्लास के दौरान, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। द नबार्ड वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर, नबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब इस्टेब्लिश करा गया था? सो द सिंपल आंसर वुड बी 1982। ठीक है, समझ आ रही बात? 1982 1982 को नबार्ड को इस्टेब्लिश करा गया था, वैसे ही एग्जिम को भी 1982 ही को किया गया था। ये हम लोगों ने कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, 31 से रिलेटेड, फिर 32 एग्जिम से रिलेटेड आ गया। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप ऑन जनवरी 1 1982। ठीक है, बस याद रखिए 1982 है, यहाँ पर जनवरी 1 लिखा है, जनवरी 1 ही याद रखिएगा, हो सकता हो जनवरी जुलाई और ये सब भी पूछ के कंफ्यूज कर दे। 1982 जनवरी 1 एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। वैसे ही 1982 को उसी साल में नबार्ड को भी बनाया गया था। समझ में आ रही बात? वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33। डैश वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सारे ही के सारे ही डेवलपमेंट बैंक हैं, आईडीबीआई, एसएडबी, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, सारे ही डेवलपमेंट बैंक हैं, बट फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन सा था? तो फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक था आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? डी ऑप्शन, आईएफसीआई सबसे ओल्डेस्ट और फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक था कंट्री में। आईडीबीआई, सिडबी, इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी 1992 में बना था, लखनऊ में सिडबी के हेडक्वार्टर्स हैं, हज़रतगंज में। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, सिडबी के हेडक्वार्टर्स 1992 में। और ये सिडबी आईडीबीआई का ही सब्सिडरी है। ठीक है, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और आईएफसीआई का तो बता दिया। और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने शीट्स में कुछ कवर करी है, वो भी मैं अटैच कर दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी डाउट ना रह जाए। ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है आप लोगों के लिए, तो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगी, बट ये है काम आ जाएगी ज़रूर से ज़रूर। आप लोग सुबह ही अगर भी देख लेंगे जाने से पहले एग्ज़ाम से, तो काम की है ये। डैश रेगुलेट्स रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। कौन 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 रेगुलेट करता है रीजनल रूरल बैंक को? रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट करने वाला नबार्ड है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो जहाँ पर रूरल की बात आ रही है वो है नबार्ड, और नबार्ड ही रेगुलेट करता है रीजनल रूरल बैंक्स को। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, आईडीबीआई से देखिए आ गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? 1 जुलाई 1964। 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई को इस्टेब्लिश करा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आईडीबीआई खुद एक अपने में इम्पोर्टेंस रखता है, डेवलपमेंट बैंक है कंट्री का। और सबसे पुराना डेवलपमेंट बैंक अभी आप लोगों ने पढ़ा था, फॉरेन माइंड में याद करिए, आईएफसीआई था। ठीक है, समझ में आ रही बात? और 1948 में वो बना था, ये 1964 में बना है, 1964 1 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 जुलाई यहाँ पर देखा था, और अभी हम लोग ने एग्जिम को 1 जनवरी 1982 देखा था। ये देखिए 1 जनवरी 1982। जो डेट्स वाले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए आप लोग के लिए, और इस तरीके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि डेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो एग्ज़ामिनर को ये एक हेल्प मिलती है कि कैसे एलिमिनेट कर सकें स्टूडेंट को, और कंपटीशन को थोड़ा सा जानबूझ करके टफ बना दें। डेट्स को पूछ लिया, नाम वाम वाले क्वेश्चन पूछ लिए, तो डेट्स और नाम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जैसे मैंने प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्कस, तो उससे रिलेटेड काफ़ी आने के चांसेस हैं। सिडबी, आरबीआई और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 36 टॉक्स अबाउट सिडबी वॉज सेटअप इन डैश एज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ व्हाट। अभी ये बताया था हमने, सिडबी किसकी होली सब्सिडरी है? आईडीबीआई की है। और सेटअप इन किस सन में हुआ था? 1990। ये देखिए 1990 डी होगा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी वॉज सेटअप इन 1992, सॉरी 1992 याद आ गया, स्कैम याद आ गया, वो वाला एकदम ही से। सिडबी वॉज सेटअप इन 1990 एंड एज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई।
मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37, द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमिश्नर, ये रटिफिकेशन वाला क्वेश्चन है और इसका नाम बस रट लीजिए। NK सिंह जो है 15वें 15th फाइनेंस कमिश्नर है, कमीशन के चेयरमैन। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। कौन है? NK सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली कमेंस्ड ऑन, कब काम करना स्टार्ट किया था? तो इन्होंने भी 1 जनवरी 1995 को करा था। जनवरी 1 1982 को क्या किया गया था? अभी हम लोग ने डिस्कस कर रहा था। जनवरी 1 1982 एग्जिम था। यहाँ पर जनवरी 1 1995 यूएन का एक सब्सिडरी है, यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडरी कहलाई जा सकती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसर है किसका? जर्नल अग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, गैट का। ठीक है, सब पढ़ाया था, कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39, फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बस इसका फुल फॉर्म भी बहुत मायने रखता है, फेरा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन, कब इम्प्लीमेंट करा गया था इंडिया में? तो इसकी डेट है 10 सितंबर 1973। 1973 को 10 सितंबर को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करा गया था। क्वेश्चन नंबर 40, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को कब इम्प्लीमेंट करा गया था? इम्प्लीमेंट, ये वैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का 1999 का ये एक्ट है, बट एग्जैक्टली में कब ये इम्प्लीमेंट हुआ था ये पूछा जा रहा है, कब ये लागू हुआ था? तो 1 जून 2000 को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ था। फेरा के बारे में बात करी थी तो 10 सितंबर 1973। ठीक है, और कल भी हम लोग ने मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 41 क्वेश्चन पढ़ रहे थे। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट, केम इनटू फोर्स फ्रॉम द ईयर, कब आया था ये? 1969 को ये एक्ट आया था। समझ में आ रही बात? 1970 को ये एक्ट आया था, MRTP एक्ट। और इस एक्ट को किसने रिप्लेस कर दिया? कंपटीशन एक्ट 2002 ने रिप्लेस कर दिया। 1970 को ये एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, अभी इसको देख भी लेते हैं एग्जैक्टली, आपको विदाउट एनी कन्फ्यूजन आपको और बता देंगे कि एग्जैक्टली क्या है। MRTP का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो देख लीजिए। ठीक है, MRTP मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, Which of the following is not a well-known agency for long-term loans for industries? कौन सी इंडस्ट्री नहीं है? Which of the following is not a well-known agency for a long-term loans? कौन सी एक well-known एजेंसी नहीं है जो लॉन्ग टर्म लोन्स देती है? IDBI तो लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है, IFCI भी करती है, SFCs भी करते हैं, बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। यहाँ पर मेन बात हो रही है लॉन्ग टर्म लोन्स इंडस्ट्रीज़ को कौन प्रोवाइड करते हैं? इंडस्ट्री को IDBI, IFCI और SFCs। ठीक है, IMF नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं। फेमा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, फेमा को इम्प्लीमेंट कब करा गया? अभी जस्ट हमने बताया था फेमा 1999 में आया था, बट इम्प्लीमेंट कब करा गया था? लागू कब करा गया था? तो लागू 2000 में करा गया था। सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2000 1 जून। 40 वाला जो था वो रिपीट हो गया क्वेश्चन, वहाँ पर डेट भी दी थी और वहाँ पर डे भी दिया था, यहाँ पर डेट सिर्फ दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2000। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लास्टिक मनी? कौन सा प्लास्टिक मनी नहीं है? स्मार्ट कार्ड इज़ अ प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक मनी, चेक इज़ नॉट अ प्लास्टिक मनी। चेक तो एक वो है ना, एक पेपर है, पेपर मनी है, बोल सकते हैं पेपर मनी। क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड तो चेक मनी, वो ये अपना प्लास्टिक मनी है, बट चेक जो है वो प्लास्टिक मनी नहीं है, वो पेपर मनी है। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र? RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्या होगा? कौन सा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है? क्या RTGS? नो।
क्या NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र? नो। क्या स्विफ्ट? क्या DD या डिमांड डिपॉजिट्स? तो इसका आंसर स्विफ्ट है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र में स्विफ्ट को यूज़ करते हैं। और स्विफ्ट एग्जैक्टली क्या है, चलते हैं डिस्कस करते हैं। ये देखिए स्विफ्ट, कभी भी कुछ चीज़ में डाउट आया करे, जैसे डाउट कल भी आ सकता है, जैसे अभी आप लोग सॉल्व करेंगे कुछ भी, या कुछ भी नहीं माइंड में आया, कुछ भी माइंड में आया करे कुछ भी, तो कोई भी जैसे फेमा विकीपीडिया पे अगर आप खोलेंगे तो पूरा एक्ट के जो प्रॉपर बाइफर्केशन के साथ प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिल जाती है। जैसे फेमा विकी हमने डाल दिया, LIC का डाल दिया, स्टैचुटरी कॉरपोरेशन विकीपीडिया ऐसे करके डाल दिया तो अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। वरना तो वो बायजू का दे देंगे, या फिर कोई भी पर्सनल जिन्होंने गूगल पे डाला होगा वो इतना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है। आई मीन टू से दैट ओनली। सो स्विफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट्स में यूज़ होता है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फॉर द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको देख लिए। द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एक बार और पढ़ देते हैं। द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, लीगली स्विफ्ट, इज़ अ बेल्जियन कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू फाइनेंस, यही सब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वॉज गिवन बाय होम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन के बारे में आप लोग क्लास 10th 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम से जो बिलोंग करते हैं पढ़ के ज़रूर आए। तो इन्फ्लेशनरी गैप का जो कंसेप्ट है किसने दिया था, तो वो बाय कीन्स ने दिया था, जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने दिया था। JM कीन्स का नाम आप लोगों ने सुना है ज़रूर, ठीक है। जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने, जो 47 का सही होगा, जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप दिया था, ठीक है। भीम ऐप कैन बी यूज बाय एनीवन हु हैज़ अ वैलिड बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, यस, और डेबिट कार्ड, तो ऑल ऑफ द अबव इसका होगा। भीम ऐप इसलिए लेके आए ताकि गूगल पे और इंटरनेशनल जो फिनटेक कंपनीज़ हैं उनसे कॉम्पीट करें और एक स्वदेशी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की ऐप लेके आएँ। और स्वदेशी ऐप हो तो ज़्यादा इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज वेल, ठीक है। तो भीम ऐप का ये कंसेप्ट है। तो कौन यूज़ कर सकता है, किसी के पास वैलिड बैंक अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है और डेबिट कार्ड है। If we are talking about question number 49, then the credit control is an important tool of whom? Credit control किसका फंक्शन है? क्रेडिट कंट्रोल ये मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल इज़ अ इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है और RBI के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फंक्शंस होते हैं, तो उसी में क्रेडिट कंट्रोल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फंक्शन होता है, ठीक है। Last but not the least, Life Insurance Corporation was established as government company, public corporation, subsidiary company। तो ये क्वेश्चन पूछा भी था एक स्टूडेंट ने, LIC से रिलेटेड है। LIC एक स्टैचुटरी कॉरपोरेशन है, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनाई गई है LIC, ठीक है, समझ में आ रही बात। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इज़ अ स्टैचुटरी कॉरपोरेशन। सो और पब्लिक कॉरपोरेशन वी कैन से दैट ऑल्सो 50C होगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। लेट्स डिस्कस सम अदर एंसिलरी टॉपिक्स और एंसिलरी पॉइंट्स विच हेल्प यू ऑल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए, जैसे हम लोग ने ये इन्फ्लेशनरी गैप है, हम लोग ने देख भी लिया कि जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने ये कंसेप्ट इन्फ्लेशनरी गैप का दिया था, ठीक है, समझ में आ रही बात। और स्विफ्ट के बारे में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का एक्ट है, कब लागू हुआ था? 1999 का एक्ट है, 2000 में ये लागू हुआ था, समझ में आ रही बात। इसको अगर देखना हो तो ज़रा सा रीड मार लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, खुद उसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज़ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल नहीं होता है, आई एम वॉज रॉन्ग, एग्रीकल्चर होता है सिर्फ। नेशनल, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ना फुल फॉर्म में, तो एग्रीकल्चरल भी डाल देंगे ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड एपेक्स कोऑपरेटिव
ये बेसिकली ये ओवरऑल रेगुलेट करती है रीजनल रूरल बैंक्स को। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और रेपो रेट बताया था, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द RBI लेंड टू कमर्शियल बैंक बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी, वाइल बैंक रेट इज़ अ लेंडिंग रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम द RBI विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी। ठीक है, बहुत ईजी था, समझ आ रही बात। और ये देखिए वो दिया था कौन सबसे ज़्यादा गेनर और लूज़र होते हैं। सबसे ज़्यादा लूज़र्स जो होते हैं एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन के टाइम में, तो फिक्स इनकम ग्रुप होते हैं। दे सफ़र मोस्ट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, देयर मनी इनकम रिमेन फिक्स वाइल द प्राइसेस ऑफ गुड्स इज इंक्रीजिंग। बट द एंटरप्रेन्योर्स दे आर गेनर्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट राइज एज रैपिडली एज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज, दस दे प्रोड्यूस एट लो कॉस्ट एंड देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्चेंट क्लास सबसे ज़्यादा होती है। तो लेबरर कैन नॉट स्टोर हिज लेबर टू यूज़ टू अनदर टाइम, तो सबसे ज़्यादा तो कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है पेरिशेबल। तो लेबर सबसे ज़्यादा पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि एक बार अगर उसका लेबर लॉस्ट हो गया, उसकी मजदूरी लॉस्ट हो गई, तो वो नहीं रिकवर होती है। ठीक है, और ग्रेहाम्स लॉ भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये देखिए 1 रुपी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और अदर बैंक नोट इन सर्कुलेशन आर इशूड बाय RBI। बस इतना सा है ये। ठीक है, और ये देख लीजिए मटेरियल यूज़, और मतलब इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बोल दे रहे हैं। जो ये नोट होता है अपना, ये कागज़ का नोट नहीं होता, ये देखिए कॉटन यूज़ होता है, 100% कॉटन यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक छोटी सी और बात याद थी मुझे, वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अब नोट की बात आई तो नोट का जो रा होता है, जो रा हम लोग को अभी मिला है स्पेशल, हम लोग रुपीज़ चलाते थे, तो दिस रा इज़ गिवन बाय उदय कुमार। एक उदय कुमार बंदे हैं, उन्होंने ये दिया था, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो अपने पास खुद का अपना जैसे साइन है, जैसे डॉलर साइन चलता था, यूरो, अपने पास रुपी का साइन है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 यूज़ करते हैं। ठीक है, फेमा इम्प्लीमेंटेशन साइटेशन 1999 और एग्जैक्टली आया था। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, मे ऑल गॉड ब्लेस यू। और आप लोग जिन्होंने भी ये वीडियो देखी और जो लोग देख भी ना पाए हों, आई होप जिन्होंने मेहनत करी है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर क्रैक करें। सो आई होप कि बहुत अच्छा आप लोग करेंगे। मिलेंगे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, जब जो लोग एडमिशन लेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, सो थैंक यू फ्रॉम सादिक हुसैन, LU अपडेट।